स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे दोस्त जितने भी प्यारे साथी हैं इस चैनल से जुड़े हैं, वो सभी इस चैनल के मेंबर हैं, एक तरह से फैमिली हैं। उन सभी का बहुत-बहुत मैं उन सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए अपना इस चैनल पर और जुड़े रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो है नियोजित शिक्षकों की संख्या कम से कम 4 लाख है, 4 लाख से भी ज़्यादा है। आप कोशिश कीजिएगा तो भई कम से कम हम लोगों का फैमिली मेंबर जो है 1 लाख तो आसानी से हो सकता है, अगर आप चाहें तो। इसका उपाय क्या है भई? जो जहाँ पे आप सभी जो जहाँ पे भी पोस्टेड हैं और सभी कोई किसी न किसी एक क्या बहुत सारे ग्रुप में जुड़े रहते हैं हमारे शिक्षक साथी। हम भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, बहुत सारे शिक्षक साथी बहुत-बहुत ग्रुप में जुड़े रहते हैं। कोई अपने पंचायत में है, कोई अपने जिला में है, प्रखंड में है, कहीं भी हैं। तो उस ग्रुप में आप इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और एक मैसेज ज़रूर दीजिए कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब देखिए हम लोग करेंगे तो इस चैनल को 1 लाख से भी ऊपर का फैमिली बनाया जा सकता है। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतना ज़रूर आप लोग कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके लाइक ज़रूर कीजिए, जैसे हमेशा आप लोग करते आए हैं। और आज जो पहली बार इस चैनल पर हैं, नए हैं, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो है आपको प्ले लिस्ट में जाकर जितने भी वीडियो बनाए हैं हमने, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का फ़ाइल आप जाके देख लीजिएगा वहाँ पर। ये भी है 50 प्रश्नों का मैराथन क्लास आज का भी और ये चौथा क्लास है आज, यानी मैराथन क्लास वाला चौथा क्लास है। ये भी विज्ञान से भी है और विज्ञान से वो भी वर्ग 8वाँ का। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, भगाइएगा नहीं और कोशिश कीजिएगा जवाब देने का हमसे पहले। चलिए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है युग्मनज, ऑप्शन बी है निषेचन, ऑप्शन सी है परागण, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर निषेचन। नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो निषेचन कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है जो जंतु सीधे शिशु को जन्म न देकर यानी शिशु मतलब बच्चा, तो शिशु शिशु को जन्म न देकर अंडे देती है उसे कहते हैं। जो जंतु सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जरायुज जंतु, ऑप्शन बी है अंडपरजक जंतु, ऑप्शन सी है स्तनधारी जंतु, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अंडप्रजक जंतु। जो जंतु सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देती है उसे कहते हैं अंडप्रजक जंतु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देती है उसे कहते हैं, मतलब वैसे जंतु जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है, खुद अपने जैसे शिशु को जन्म देती है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए है जरायुज जंतु, ऑप्शन बी है अंडप्रजक जंतु, ऑप्शन सी है स्तनधारी जंतु, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जरायुज जंतु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आंतरिक निषेचन होती है। क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन होती है। ऑप्शन ए है मादा के शरीर में, ऑप्शन बी है नर के शरीर में, ऑप्शन सी है मादा के शरीर के बाहर, ऑप्शन डी है नर के शरीर के बाहर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होती है। आंतरिक निषेचन भी होती है, एक बाह्य निषेचन भी होती है, लेकिन यहाँ आंतरिक निषेचन की बात हो रही है, इसलिए आंतरिक निषेचन होती है तो मादा के शरीर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मुकुलन विधि द्वारा
जनन किस जंतु में होता है? क्या है क्वेश्चन? मुकुलन विधि द्वारा जनन किस जंतु में होता है? ऑप्शन ए है पैरामीशियम, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है हाइड्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हाइड्रा। मुकुलन विधि द्वारा जनन किस जंतु में होता है? तो वह है हाइड्रा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? आम भाषा में हम लोग उसको कंठ कहते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है लेरिक्स, ऑप्शन बी है एडम्स एप्पल या कंठमणि, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है स्वर यंत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एडम्स एप्पल या कंठमणि। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग एडम्स एप्पल या कंठमणि कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये जोड़ा की बात की जा रही है यहाँ पर। मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 22 जोड़े, ऑप्शन बी है 23 जोड़े, ऑप्शन सी है 24 जोड़े, ऑप्शन डी है 25 जोड़े। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 23 जोड़े मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और टोटल कितना होता है भाई? तो 46 होता है, 46। और जोड़ा की बात किया जाएगा तो वह 23 जोड़ा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? क्वेश्चन है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 22 दिन, ऑप्शन बी है 14 दिन, ऑप्शन सी है 35 दिन, ऑप्शन डी है 28 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 28 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए है चिप्स, नूडल्स, कोक, ऑप्शन बी है रोटी, दाल, सब्जियां, ऑप्शन सी है चावल, नूडल्स, बर्गर, ऑप्शन डी है शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रोटी, दाल और सब्जियां जो है यह आहार, रोटी, दाल और सब्जी किशोर के लिए सर्वोत्तम है। और सिर्फ किशोर के लिए ही नहीं, ये सभी के लिए सर्वोत्तम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन है? क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन है? ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है बल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बल। बल का मात्रक न्यूटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इस बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गुरुत्व बल, ऑप्शन बी है चुंबकीय बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल, ऑप्शन डी है वैद्युत बल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुरुत्व बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा बल संपर्कित बल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा बल संपर्कित बल का उदाहरण है?
ऑप्शन ए है गुरुत्व बल, ऑप्शन बी है चुंबकीय बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल, ऑप्शन डी है स्थिर वैद्युत बल। ध्यान देंगे यहाँ पर संपर्कित बल का मतलब क्या हुआ, जो संपर्क के वजह से जो बल लगे, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद वह बल लगता है, वह संपर्कित बल होता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। घर्षण बल एक संपर्कित बल का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अभिकर्षण, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है अपकर्षण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दाब, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये तो सब कोई जानता है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। क्वेश्चन है शुष्क मौसम में जब बालों में कंघी की जाती है तो वह बिखर जाते हैं, यानी बाल बिखर जाते हैं। तो इसके लिए उत्तरदायी बल है, मतलब कौन बल ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन ए है गुरुत्व बल, ऑप्शन बी है चुंबकीय बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल, ऑप्शन डी है स्थिर वैद्युत बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्थिर वैद्युत बल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है और पास्कल भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त दोनों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और पास्कल दाब के मात्रक हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्नेहक, ऑप्शन बी है तेल, ऑप्शन सी है घर्षण रहित, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि घर्षण कम करने वाले पदार्थ बहुत सारे हो सकते हैं, तेल हो गया, मोबिल हो गया, ग्रीस हो गया, इस तरह के बहुत सारे पदार्थ हो गए, तो उन पदार्थ को स्नेहक पदार्थ कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है घर्षण होता है, क्या है, घर्षण होता है। ऑप्शन ए है हमेशा हानिकारक, ऑप्शन बी है हमेशा लाभदायक, ऑप्शन सी है कभी हानिकारक तो कभी लाभदायक, ऑप्शन डी है न तो हानिकारक और न ही लाभदायक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कभी हानिकारक तो कभी लाभदायक, क्योंकि घर्षण वह कभी हानिकारक भी हो सकता है और किसी कंडीशन में, किसी स्थिति में लाभदायक भी हो जाता है, इसलिए दोनों होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बर्फ पर चलने से आप फिसल जाएंगे क्योंकि, बर्फ पर चलने से आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होने के कारण, ऑप्शन बी है घर्षण कम होने के कारण, ऑप्शन सी है सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घर्षण कम होने के कारण, क्योंकि बर्फ पर घर्षण कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है, जिसके वजह से फिसल जाया जाता है। का घर्षण कम होने के कारण बर्फ पर चलने से आप फिसल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है,
कैरम बोर्ड पर जब आप कैरम खेलते हैं तो उस पर पाउडर छिड़का जाता है तो घर्षण हो जाता है, मतलब घर्षण क्या हो जाता है? कम होता है, अधिक होता है, क्या होता है? या बिल्कुल कुछ नहीं होता है? ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, इसीलिए उसका गोटी जो है काफी तेजी से भागता है, बहुत दूर-दूर तक, बहुत देर तक घूमता रहता है, क्योंकि घर्षण काफ़ी कम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्वनि संचारित हो सकती है। ध्वनि संचारित हो सकती है। ऑप्शन ए है केवल ठोसों में, ऑप्शन बी है केवल द्रवों में, ऑप्शन सी है केवल गैसों में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी में। तो भाई घर ध्वनि संचारित हो सकती है ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि उपर्युक्त सभी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रासरव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? प्रासरव्य ध्वनि की आकृति कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2000 एचजेड से अधिक, ऑप्शन बी है 20,000 एचजेड से अधिक, ऑप्शन सी है 20 एचजेड से कम, ऑप्शन डी है 20 एचजेड से लेकर 20,000 एचजेड तक, यानी इन दोनों के बीच में। एचजेड क्या है भाई? तो हर्ट्ज जिसको बोला जाता है, उसका संकेत है एचजेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20,000 एचजेड से अधिक प्रासरव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है? निम्न में से किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है छोटी बच्ची की, ऑप्शन बी है छोटे बालक की, ऑप्शन सी है महिला की, ऑप्शन डी है पुरुष की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छोटी बच्ची की आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है? मानव कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है? ऑप्शन ए है बी 200 एचजेड से 2000 एचजेड तक, ऑप्शन बी है 200 एचजेड से 20,000 एचजेड तक, ऑप्शन सी है 20 एचजेड से 20,000 एचजेड तक, ऑप्शन डी है 20 एचजेड से 2000 एचजेड तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 एचजेड से 20,000 एचजेड तक, 20 एचजेड से 20,000 एचजेड तक मानव कानों के लिए सर्वोत्तम प्रास है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है हर्ट्ज, ऑप्शन डी है सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हर्ट्ज जिसका संकेत होता है एच जेड। एच जेड वही ध्वनि का जो मात्रक, ध्वनि को जिसमें मापा जाता है वो हर्ट्ज होता है और उसका संकेत एचजेड होता है। तो वह आवृत्ति कहलाता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है आयाम, ऑप्शन बी है तारत्व, ऑप्शन सी है आवृत्ति, ऑप्शन डी है तरंगदैर्घ्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आयाम, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो वह आयाम है जिस पर निर्भर करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? क्या क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है रबड़, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी है कागज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि पीतल से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, इसलिए विद्युत धारा का सुचालक हो गया पीतल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है टीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्वेश्चन है, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है रबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जस्ता। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए जस्ता धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है धन आवेश, ऑप्शन बी है ऋण आवेश, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों आवेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऋण आवेश। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आवेश, ऑप्शन बी है त्वरित, ऑप्शन सी है प्रतिकर्षण, ऑप्शन डी है भूकंप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, त्वरित। त्वरित वही आम भाषा में इसको भोजपुरी में जो है तड़का कहा जाता है, त्वरित। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, विपरीत आवेशों के बीच होता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? ऑप्शन ए है आकर्षण, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आकर्षण। विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। झारखंड की एक प्रमुख आपदा है जिससे अधिक लोग प्रभावित होते हैं, वह कौन आपदा है? ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है बाढ़, ऑप्शन डी है तड़ित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तड़ित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार के धातु की पट्टी लगाई जाती है, वह क्या कहलाता है? यानी विद्यालय हो गया या भवन हो गया या आजकल चिमनी वगैरह हो जो बनता है, ईंट भट्ठी चिमनी, उसका पाइप बम्बा जो होता है जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर या मंदिर या मस्जिद उसके ऊपर जो लगाया जाता है, वह क्या धातु की पट्टी लगाई जाती है, वह क्या होता है? क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन ए है सुंदरता के लिए, ऑप्शन बी है विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, ऑप्शन सी है मजबूती के लिए, ऑप्शन डी है प्रकाश अवशोषित करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। क्योंकि जब बारिश होती है तो उस वक्त आकाशीय जो विद्युत विसर्जन होता है जिसको तड़का कहा जाता है, तड़ित कहा जाता है, उस तरह के विद्युत विसर्जन से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है?
निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी है दीवार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। ध्यान देंगे यहाँ पर ये मैराथन क्लास है, इसलिए इसमें हम सारे ऑप्शन को जो है ऑप्शन को कॉन्सेप्ट इस पर यहाँ नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट हम ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद जब चैनल पर जाकर देखिएगा तो प्ले लिस्ट में आपको एक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपको सक्षमता से भी उसमें फाइल मिलेगा जिसका नाम है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उसको जब ओपन कीजिएगा तो सारे वीडियो आपको मिलेंगे और उसमें जो है हमने सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। यानी सभी के सभी ऑप्शन पर चर्चा किया गया है। इसलिए वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा आप प्ले लिस्ट में। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद मेरे भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और अपने ग्रुप में, टीचर वाला ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वह कम से कम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 60 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, यह न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन वही अधिकतम दूरी अगर पूछे, ये न्यूनतम के जगह पर अधिकतम हो जाए तो अधिकतम दूरी जो है अनंत होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश जो होता है, यानी सूर्य का रोशनी जो होता है वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। वह कितने रंगों का मिश्रण होता है? उसमें कितना रंग मिला रहता है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका 7 हो जाएगा। आप गिन ली भी लिए होंगे, यहाँ पर काउंट भी कर लिए होंगे, क्योंकि उसमें कौन-कौन होता है भाई? लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, जामुनी होता है, बैंगनी होता है। ये सातों रंगों का मिश्रण होता है तो श्वेत प्रकाश बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आइरिस, जिसको परितारिका भी बोला जाता है। ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है रेटिना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइरिस या परितारिका मानव नेत्र के रंगीन भाग को कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो भाई कौन-कौन है? बुध और शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है, बृहस्पति और शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। ये 2, 4, 6 और 8। अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 8 हमारे सौर परिवार के ग्रह हैं, टोटल 8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? ऑप्शन है सीरियस, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन नंबर डी है शनि। तो मंगल ग्रह है, बुध भी ग्रह है और डी भी यानी शनि भी ग्रह है। लेकिन यहाँ ग्रह नहीं है पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सीरियस जो है एक ग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है शनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है?
निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी है तारामंडल, ऑप्शन डी है धूमकेतु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है। सूर्य जो है उसके सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए है किलोमीटर, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है सौर वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रकाश वर्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है शुक्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और छोटा ग्रह बुध है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं यानी भोर का तारा? किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं यानी भोर का तारा? प्रभात का मतलब भोर हो गया, सुबह हो गया। ऑप्शन नंबर ए है शनि, ऑप्शन बी है नेपच्यून, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शुक्र ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है यूरेनस, ऑप्शन डी है मंगल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कृत्रिम उपग्रह, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी है उल्का पिंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उपग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व तापन का प्रमुख कारण है। विश्व तापन यानी कि विश्व टेम्परेचर जो है उसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन डी है ओजोन की बढ़ती मात्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा जो है विश्व तापन का प्रमुख कारण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा जो है आखिर वह किस वजह से होती है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रिक अम्ल। तो भाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी उत्तरदायी है, नाइट्रिक अम्ल भी उत्तरदायी है, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उपयुक्त दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण का अजैविक कारक है। मेरे भाई मेरे दोस्त आप जो भी हैं पहली बार आए हैं इस चैनल पर, आप
और पहले से भी हैं, तो कृपया करके आप अपने जो भी आप जिस ज़िले में हैं, जिस प्रखंड में हैं, जिस पंचायत में हैं और जिस जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं, जितने भी ग्रुप से जुड़े हैं शिक्षक वाला, सभी ग्रुप में इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक मैसेज ज़रूर दीजिए कि हमारे एक शिक्षक साथी जो हैं, वो चैनल चलाते हैं सक्षमता क्लास के लिए, तो कृपया करके आप इनको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस पर नुकसान नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही होगा, फ़ायदा ही होगा। मैं कोशिश करूँगा जितना बेनिफिट आपको पहुँचाने का पूरा से पूरा प्रयास करूँगा। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए और कोशिश कीजिए लोग हमारे शिक्षक साथियों, आप लोग कम से कम हम लोगों का यूट्यूब का फैमिली जो है 1 लाख से पार चला जाए। क्योंकि हम लोग बहुत हैं, 4 लाख से कम नहीं है, तो कम से कम 1 लाख तो बनता है भाई, इतना तो कर ही सकते हैं ज़रूर। देखते हैं कितना सपोर्ट मिलता है। इसमें पर्यावरण का अजैविक कारक है। अजैविक का मतलब जिसमें जान नहीं होता है, उसको अजैविक कहेंगे मतलब जो जानदार नहीं है। तो ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है पेड़-पौधे, ऑप्शन डी है पक्षी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर वायु। क्योंकि वायु में जान नहीं होता है, मनुष्य में होता है, हरे पेड़-पौधे में होता है, पक्षी में होता है, लेकिन वायु में जान नहीं होता है। इसलिए पर्यावरण का अजैविक कारक क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है, सेकंडों का काम है, इतना ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद।